हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रॉक्सिमिटी क्लासेस में। तो गाइस, आज का टॉपिक है देश की सभी प्रमुख उत्पादन क्रांतियां। इस टॉपिक में से कंपटीशन लाइन में 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टॉपिक का सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जितनी भी आज तक उत्पादन क्रांतियां हुई हैं, प्रमुख उत्पादन क्रांतियां हुई हैं, वो सभी मैं आपको बताऊंगी। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा देश भारत जो है वो सदियों से कृषि पर आधारित रहा है। ठीक है, कृषि पर हमारा देश आधारित रहा है। और 1947 के बाद 1947 में क्या हुआ था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन उसके बाद हमारे देश के सामने आत्मनिर्भर बनने के लिए मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, तो 1960 के दशक तक भी हमारा आत्मनिर्भर हम नहीं बन पाए थे। आज़ादी के लगभग 1.5 दशक हो चुके थे और हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाए थे। हमें अपने देश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी बाहर से अन्न का आयात करना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी क्रांतियां आई। तो उस क्रांतियों के बारे में बताना है। सबसे पहले आती है हमारी हरित क्रांति। सबसे मेन है हरित क्रांति, सबसे पहले हुई थी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितनी भी उत्पादन क्रांतियां हुई तो उन सब में सबसे पहली क्रांति कौन सी हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों हरित क्रांति। हरित क्रांति सबसे पहले हुई थी और जितनी भी क्रांतियां हुई वो इस क्रांति के बाद में हुई थी। सबसे पहली हुई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब हम इसके जनक की बात करते हैं। तो देखिए, इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि MS स्वामीनाथन जो हैं वो भारत के मतलब भारत में जो क्रांति हुई थी, भारत में हरित क्रांति के जनक, अगर आपसे पूछा जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो वो है MS स्वामीनाथन। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताते हुए चलूंगी कि ये केरल के एक कृषि वैज्ञानिक थे और इन्होंने उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। अब अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, फिर से देख लीजिए, अगर भारत की बात करता है पर्टिकुलर, तो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। और अगर विश्व स्तर की बात करें, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966 से 1967 के बीच में मानी जाती है। और अगर फिर वही वैश्विक स्तर की बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में मैक्सिको में मानी जाती है। ठीक है, 1960 में मैक्सिको में मानी जाती है। अब बात करते हैं कि इस हरित क्रांति के चलते किन फसलों के उत्पादन में बढ़ावा हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर हरित क्रांति जो संबंधित है वो गेहूं और चावल की फसल से संबंधित है। और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा मिला था। यहाँ पर इससे रिलेटेड मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहूंगी कि चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता किसे मिली थी, चावल की खेती में सबसे अधिक सफलता मिली थी फिलीपींस को। ठीक है, चावल की खेती में इस क्रांति के बाद सबसे अधिक सफलता मिली थी फिलीपींस को। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो वो भी फिलीपींस में है। फिलीपींस में कहाँ पर, फिलीपींस में मनीला में। तो देखते हैं, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराती हूँ
देखिए, हरित क्रांति सबसे पहली क्रांति है, इसके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व स्तर पर बात करें तो इसके जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और इसकी शुरुआत हुई थी 1966 से 1967 के बीच में। विश्व स्तर पर बात करें तो 1960 में इसकी शुरुआत हुई थी, मैक्सिको में हुई थी सबसे पहले। इसके परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा मिला था। फिलीपींस में सबसे ज़्यादा चावल की खेती में सफलता मिली थी, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आती है हमारी श्वेत क्रांति। तो देखिए, श्वेत क्रांति की हम बात करें तो श्वेत क्रांति का जो जनक है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। अच्छा, श्वेत क्रांति का एक और नाम भी है जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है। श्वेत क्रांति को कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड भी इसे कहा जाता है, व्हाइट रेवोल्यूशन को। और इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1970 में। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी, और श्वेत क्रांति के चलते दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला था। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिला था। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध से संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। और यहाँ पर एक और इससे रिलेटेड फैक्ट मैं आपको बताऊं तो भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य बना था राजस्थान, जो अभी भी है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है राजस्थान में। यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना तो दोस्तों ये हुई थी करनाल में। करनाल में कहाँ पर, करनाल कहाँ पर है, ये है हरियाणा में। ठीक है, तो राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल हरियाणा में हुई थी। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। और इस श्वेत क्रांति में आत्मनिर्भरता के उत्कृष्ट उदाहरण कौन से हैं, वो है जो आजकल आप सभी जिसका दूध पीते हैं वो है अमूल डेयरी। ठीक है, अमूल डेयरी और सरस डेयरी, ये दोनों श्वेत क्रांति के परिणाम स्वरूप आए हैं। ठीक है, अमूल डेयरी और सरस डेयरी। अमूल डेयरी कहाँ की है, ये गुजरात के आनंद की है, गुजरात के आनंद। ठीक है, और सरस डेयरी कहाँ की है, ये राजस्थान की डेयरी है, सरस डेयरी राजस्थान की है। तो श्वेत क्रांति के परिणाम स्वरूप ये दोनों आत्मनिर्भरता के एक अच्छे उदाहरण बने थे। तो श्वेत क्रांति भी हो गई। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए, हम साथ साथ रिवाइज करते चल रहे हैं क्योंकि हमें यहीं के यहीं याद करना है इस टॉपिक को, पूरा सारी क्रांतियां हमें इस टॉपिक में याद करनी है। तो देखिए, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। ठीक है, इसके जनक वर्गीस कुरियन हैं। शुरुआत हुई थी 1970 में, और इसके चलते दूध उत्पादन को बढ़ावा मिला था। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी करनाल हरियाणा में, और श्वेत क्रांति के आत्मनिर्भरता के उत्कृष्ट उदाहरण है गुजरात के आनंद में स्थित अमूल डेयरी और राजस्थान की सरस डेयरी। आइए आगे चलते हैं, आगे आती है हमारी नीली क्रांति। तो दोस्तों, भारत में नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी 1985 से 1990 में। ठीक है, नीली क्रांति सबसे पहले पूछा जाता है कि किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति संबंधित है मछली पालन से। इस क्रांति के चलते मत्स्य पालन को बढ़ावा मिला था, और इसके जनक अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी माने जाते हैं। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एफएफडीए की स्थापना की थी, जिसकी फुल फॉर्म है फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। तो भारत में नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की भी स्थापना की है। भारत में मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है,
तो भारत में मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई, तो केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुंबई में हुई। ये मैं आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूं जो कि पूछे भी जा सकते हैं और आते भी हैं। ठीक है, अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे अधिक मछली और अन्य समुद्री उत्पादों का उत्पादन कौन करता है, तो वो करता है चीन। भारत में बात करें तो कर्नाटक है मछली पालन में सबसे आगे, और विश्व की बात करें तो चीन है सबसे आगे। केंद्रीय मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना मुंबई में हुई थी। ठीक है, और इससे रिलेटेड FFDA है जो कि सरकार ने नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इस एजेंसी की स्थापना की थी, जिसकी फुल फॉर्म है फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि नीली क्रांति की शुरुआत 1985 से 90 के बीच में हुई थी। इसके जनक थे अरुण कृष्णन हीरालाल चौधरी, और इसके परिणाम स्वरूप किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो आती है हमारी पीली क्रांति। देखिए, पीली क्रांति का दूसरा नाम है मस्टर्ड मिशन, इसे मस्टर्ड मिशन भी कहा जाता है। जनक की बात करें तो पीली क्रांति के जनक हैं सैम पित्रोदा। ठीक है, तो इसके जनक हैं सैम पित्रोदा। पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति तेल तिलहन से संबंधित है। इन तिलहन, अच्छा मैं आपको बता दूं तिलहन की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो देखिए आप ऑरली सुन लीजिए। तिलहन की फसलों में सबसे पहले सरसों, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी तिलहन की फसलों में गिनी जाती हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जो तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाला राज्य है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान भारत में सबसे अधिक तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाला राज्य है। और भारत में इन तिलहन फसलों को किस नाम से जाना जाता है, भारत में इन्हें सदाबहार फसलों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए एक बार फिर से देखते हैं। पीली क्रांति का दूसरा नाम है मस्टर्ड मिशन, इसके जनक हैं सैम पित्रोदा, और इससे रिलेटेड है तेल तिलहन से रिलेटेड है। तेल तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा मिला था। सबसे अधिक तिलहन फसलों का उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। भारत में इन्हें सदाबहार फसलों के नाम से भी जाना जाता है। तिलहन फसलों में कौन कौन सी आती हैं, सरसों, तिल, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन आदि। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसकी शुरुआत बताऊं तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1985 से 1990 के बीच में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आती है हमारी लाल क्रांति। देखिए, लाल क्रांति का संबंध है टमाटर उत्पादन से या मांस के उत्पादन में। तो टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई है। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी हैं। इनके जनक हैं, लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। ठीक है, विशाल तिवारी भारत में लाल क्रांति के जनक हैं। देश में टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है हमारा यूपी यानी हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आती है हमारी गोल क्रांति। तो देखिए, गोल क्रांति यानी राउंड रिवॉल्यूशन, इसका संबंध है आलू के उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, तो इससे परिणाम स्वरूप आलू के उत्पादन में वृद्धि की गई थी। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि देश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो देश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है शिमला में। शिमला कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर एक और चीज है कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाली सब्जी, मतलब सबसे ज्यादा भारत में कौन सी सब्जी का उत्पादन होता है, तो वो आलू है। आलू का उत्पादन में भारत में सबसे ज्यादा होता है। और आलू के उत्पादन में
अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो है यूपी। यूपी में आलू सबसे ज्यादा होते हैं। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, ठीक है। भारत दूसरे नंबर पर है आलू के उत्पादन में, और पहले नंबर पर है, पहला स्थान है चीन का, ठीक है। तो विश्व स्तर पर हम बात करें तो चीन में सबसे ज्यादा आलू होते हैं, दूसरे नंबर पर भारत में सबसे ज्यादा आलू होते हैं राष्ट्र। और अगर हम राज्य की बात करें तो यूपी में आलू सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रांतियां हैं जिसे हम शॉर्ट में कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्रांतियां हैं और प्रमुख उत्पादन क्रांतियों के बारे में मैं आपको करा चुकी हूं। अब हम उन क्रांतियों के बारे में बात कर रहे हैं जो जिसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट ही मैं आपको बता रही हूँ इसके। तो भूरी क्रांति, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति संबंधित है कृषि उर्वरकों एवं रसायनों से, ठीक है। भूरी क्रांति जो है वो कृषि उर्वरक और रसायन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडे तथा मुर्गी पालन में बढ़ोतरी के लिए आई थी। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली से। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति का संबंध है राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-2006, ठीक है। जो सुनहरी क्रांति है वो 2005-2006 के तहत आई थी भारत में, और सुनहरी क्रांति जो है वो फल उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई थी। हरित सोना क्रांति का संबंध बांस के उत्पादन में वृद्धि से है। बादामी क्रांति हमारे मसाला उत्पादन से संबंधित है। और इंद्रधनुषी क्रांति, तो इंद्रधनुषी क्रांति का नाम क्यों पड़ा था? साल 2008 में सभी क्रांतियों को मिलाकर इस क्रांति को शुरू किया गया था। जो अभी मैं आपको पहले जितनी भी मैंने क्रांति कराई है, हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी और भूरी, इन सभी क्रांतियों को मिलाकर एक क्रांति बनाई गई थी, इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। तो इसमें भी देखिए 7 रंग हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसमें एक और आ जाती है हमारी गोल क्रांति। तो इन सभी क्रांतियों को मिलाकर इस क्रांति को शुरू किया गया था। आगे आती है हमारी स्वर्ण रेशा क्रांति। तो स्वर्ण रेशा क्रांति जो है वो जूट उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय उत्पादन से है। परामनी क्रांति का संबंध भिंडी के उत्पादन से है। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध है कपास के उत्पादन से। और सदाबहार क्रांति का संबंध है समग्र कृषि विकास से। सैफ्रॉन क्रांति, सैफ्रॉन यानी केसरिया रंग, तो सैफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन में वृद्धि हेतु की गई थी। और स्वर्ण क्रांति फल और शहद उत्पादन में वृद्धि हेतु की गई थी। तो दोस्तों ये सभी आपकी इम्पोर्टेंट क्रांतियां थी, जो भी प्रमुख थी, जो भी इम्पोर्टेंट थी, उनके बारे में मैंने आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताए हैं। और जो इतनी खास नहीं थी उनके बारे में भी मैंने आपको सारा एक नज़र में बता दिया है। तो ये आपका ऑल ओवर पूरा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है। आपको पता चल चुका है कि ये टॉपिक कितना ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन लाइन के लिए। और आपको पता भी है अगर आपने 1-2 एग्ज़ाम दिए हैं तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए अपने कंपटीशन लाइन को और बेटर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।